हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा और अंतिम पार्ट समझेंगे। इससे पहले इसके दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जो आप लोगों ने देखा और आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आया भी। ये तीसरा और अंतिम पार्ट होगा और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने समझा था कि बेसिक क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का, कैसे हम लोग उसको डिराइव करते हैं, क्या ट्रिक के थ्रू भी जा सकते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने उन क्वेश्चन को समझा है जिनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है ग्रुप डी और एनटीपीसी में। इसी तरीके से तीसरा पार्ट जो अब आ रहा है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप हेडिंग देखकर ही समझ गए होंगे कि ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर खपत में वृद्धि कर दी जाए तो उसके दर में कितनी कमी करनी पड़ेगी, या उसके मूल्य में वृद्धि कर दी जाए तो खपत कितना कम हो जाएगा। इस तरीके के लगातार सवाल रेलवे में पूछे जाते रहे हैं। तो इन्हीं सवालों को लेकर हम लोग देखते हैं कि क्या अप्रोच होना चाहिए। तो पहले हम लोग समझ रहे हैं कि कीमत अगर x% बढ़े तो खपत कितना कम होगा ताकि व्यय समान रहे। इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अगर खपत कितना बढ़ जाए कि कीमत कम करना पड़े, दोनों समान तरीके से लगेंगे। कोई एक चीज़ बढ़नी चाहिए तो दूसरा कितना घटेगा, इस सेंस में आप लीजिए इसको। तो कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा खपत, उसके लिए जो सूत्र है वो है 100x बटे के 100 धन x। ठीक है, इतने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। वहीं अगर हम इसमें बात करें कि अगर कीमत घट जाए तो खपत कितना बढ़ेगा, तब आपका जवाब होगा कि 100x बटे के 100 ऋण x। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे सवालों के थ्रू जाएंगे और कैसे बिना इस फार्मूले के प्रयोग से भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसी की सहायता से ही किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद उस तरीके को भी समझेंगे। अगर हम एक सवाल लेते हैं कि अगर किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाए, ठीक है, तो उसकी खपत कितनी कम हो जाए, खपत कितनी कम करनी पड़ेगी कि व्यय समान रहे। तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, 100 गुणे के 25 बटे के 100 धन 25 यानी 125। 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे 5 बार में और आंसर आ जाएगा 20। खपत में हमको 20 की कमी करनी पड़ेगी, 20% होगा ये। ठीक है, 100 का गुणा किया गया तो ये प्रतिशत निकल के आएगा। अब हम लोग समझते हैं कि बिना सूत्र के प्रयोग से हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। मान लें कि वस्तु और उसकी खपत यहाँ लिख लें, 100 वस्तुओं की 100 खपत है। ठीक है, वस्तु का मूल्य है ये 100 रुपये की एक वस्तु है और उसकी खपत भी 100 है। तो टोटल व्यय कितना है भाई, 100 गुणे के 100। अब आप कह रहे हैं कि मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो गया 125। खपत हमको नहीं पता है, x, दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए क्योंकि हमसे बोला गया है कि व्यय परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इसका मान कितना होगा भाई, 125 गुणे के x, ये बराबर किसके होगा 100 गुणे के 100। 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, और खपत अब इसकी हो गई 80। ठीक है, पहले खपत कितनी थी, 100 थी, अब खपत कितनी हो गई है, 80 हो गई है। माने कितने की कमी हुई है, तो आप कहेंगे कि 20% की कमी हो गई। तो चाहे इस तरीके से आप जाएं, चाहे आप इस तरीके से जाएं, आपका आंसर नहीं बदलने वाला है। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, जगह कम पड़ रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लगेगा भी नहीं। किसी वस्तु के, अब सवाल को थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं, इस बार खपत को हम लोग बढ़ा देते हैं। खपत में जो है 50% की वृद्धि हो रही, मूल्य कितना कम हो जाएगा ताकि व्यय समान रहे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, या तो आप सूत्र लगाइए कि 100 गुणे के 50 बटे के 100 धन 50 माने कि 150। 50 से काटेंगे 2, 50 दिया, अब 150 100 बटे के 3 बराबर
33.33% की कमी। ठीक है, या तो आप ऐसे जाइए और या तो कैसे जाइए भाई, तो आप कहेंगे कि 100 उसका मूल्य था और 100 उसकी खपत थी, खपत बढ़ गया तो ये 150 हो गया और ये यक्स हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, 100 गुणे के 100 बराबर 150 गुणे के यक्स, 2 ये 3 बार में। ठीक है, सॉरी 50 गुना 100 और 50 3 150, तो 200 बटे के 3 बराबर x हो गया। तो x का मान कितना आ गया, 66.67। अब पहले 100 था, अब 66.67 हो गया, तो कितने की कमी होगी, 33.33%। ठीक है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर कीमत या खपत x% बढ़ता है तो दूसरे को हमको कितना, सॉरी घटता है तो कितना हमको बढ़ाना होगा ताकि व्यय समान रहे। अब हम देखते हैं कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है तो उसके खपत में कितनी वृद्धि करी जाए कि व्यय समान रहे। तो आप कैसे करेंगे, फार्मूले के थ्रू कैसे जाएंगे, 100 गुणे के 20 बटे के 100 माइनस 20 बराबर 80, 20 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25, तो 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। दूसरा जिसको फार्मूला याद नहीं है वो कैसे करेगा भाई, वो मान लेगा कि 100 रुपये वस्तु का मूल्य था और 100 इसकी खपत थी, ये मूल्य है ये खपत है। मूल्य में 20% की कमी हो गई, माने मूल्य अब 80 हो गया, तो ये खपत कितनी हो गई, यक्स। अब 80 गुणे के यक्स बराबर 100 गुणे के 100, 20 से काटेंगे 20 से 80, 20 पाँचे 100, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 पाँचे 125, यक्स 125 हो गया। पहले 100 था तो कितना बढ़ा है भाई, 25%। आपका जवाब हो जाएगा कि 25% की वृद्धि हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब आपका 125 आए तो 125 अगर ऑप्शन में हो तो आप उसको ना टिक कर दें, इसकी गलती आप करने से बचिएगा, क्योंकि वृद्धि आपसे पूछ रहा है। तो आप 100 से 125 हो रहा है तो वृद्धि 25% की ही हो रही है, ये आपको ध्यान देना होगा, है ना। क्योंकि ऑप्शन में कई बार रहता है 125 भी ऑप्शन में रहेगा और आप जल्दबाजी में 125 टिक करके चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ही थोड़ा ही टाइम हुआ है। जब हम लोग एस्पिरेंट ही थे, अभी कुछ साल पहले तक हम लोग भी परीक्षाएं देते थे, तो सफलता प्राप्त होने के बाद वो छूटा है ना। तो क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या कमियां हो सकती, तो सब तो पता ही है, तो इससे आप लोग बचिएगा। ठीक है, टॉपिक देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। ऐसे सवाल आप लोगों को लगातार देखने को मिलते हैं और एसएससी में भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि यदि किसी वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचा जा रहा है, 2 वस्तु हैं, दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा जा रहा है और एक पर x% की हानि या r% की हानि और दूसरे पर r% का लाभ हो रहा है, तो सम्मिलित रूप से कितना लाभ या हानि होगा। तो ये सवाल आप लोगों ने देखा होगा, कैसे इसको डिराइव करते हैं, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला आता कैसे, पहले उसको समझते हैं फिर उस पर सवाल करेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो x रुपये है, दोनों वस्तुओं का, और चूंकि दोनों का समान है, दोनों का विक्रय मूल्य x रुपया है, प्रत्येक का, यहाँ लिख लीजिए, प्रत्येक का विक्रय मूल्य x रुपया। तो सम्मिलित रूप से कितना हो जाएगा भाई, कंबाइंड कर दें अगर हम, तो आप कहेंगे कि 2x। अब एक पर हमको r% का लाभ हुआ है, दूसरे पर r% की हानि हुई है, तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि उनका क्रय मूल्य क्या है। तो एक का विक्रय मूल्य, सॉरी एक का क्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का 100r बटे के 100 प्लस r एक हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 100r बटे के 100 माइनस r। ठीक है, सॉरी विक्रय मूल्य x है तो यहाँ पे x होगा। ठीक है, अब दोनों का अगर हम सम्मिलित रूप से क्रय मूल्य निकालें, ये क्रय मूल्य है, दोनों का अगर हम सम्मिलित रूप से क्रय मूल्य निकालें तो हमको इनको जोड़ना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 100x यहाँ से अगर हम
मल्टीप्लाई करें 100 माइनस आर हो जाएगा, प्लस 100x, फिर मल्टीप्लाई करें 100 धन आर हो जाएगा, बटे के 100 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें कि 100x कॉमन है, 100x अगर हम कॉमन निकाल ले रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा 100 माइनस आर प्लस 100 प्लस आर, बटे के 100 का स्क्वायर माइनस के आर का स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 100x गुणे के 200 बटे के 100 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ये सम्मिलित रूप से क्रय मूल्य है, सम्मिलित क्रय मूल्य, ठीक है। अब हम लोग लाभ प्रतिशत अगर निकालें, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये लाभ हो रहा है कि हानि है, तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे कि जो विक्रय मूल्य है माने 2x और उसमें से क्रय मूल्य जो सम्मिलित वाला है 100x गुणे के 200 बटे के 100 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको घटा दें, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, नीचे हमेशा क्या रहता है भाई? तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य 100 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और गुणे के 100, यही तो होता है। अब आगे अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2x गुणे के 100 का स्क्वायर, ये वाला है, ठीक है, माइनस 2x गुणे के आर का स्क्वायर माइनस 200 गुणे के 100x, 200 गुणे के 100x बटे के 100 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ये अगर हम ऊपर पलट दें तो क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर बटे के 100x गुणे के 200 गुणे के 100। अब हम लोग यहाँ पे अगर हम देखें तो 2x गुणे 100 स्क्वायर और ये 2x गुणे के 100 स्क्वायर ही है। क्यों? अगर हम 2 कॉमन ले लें और x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 100 बचेगा और यहाँ पे 100 बचेगा, मैंने 100 का स्क्वायर, तो ये दोनों राशि समान है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा? ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 100 इसको काट देगा, ठीक है। अब क्या बचा? तो हम लोग देखेंगे कि माइनस 2x गुणे के आर स्क्वायर बटे के यहाँ पे 200 गुणे के x बचा है, 200 गुणे के x से अगर हम x को काट दें और 2 से हम इसको काटें 100 बार में, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस आर स्क्वायर बटे के 100 है तो इसको लिख सकते हैं आर बटे के 10 का होल स्क्वायर। अब माइनस है तो ये हमको पता चलेगा कि हानि ही हो रही है। लोग फार्मूला रट लेते हैं, पता नहीं चलता कि कैसे, तो उस कैसे का जवाब यह है कि ऐसे होता है ये, ठीक है। तो प्रतिशत हानि कैसे आया भाई? अब यहाँ से माइनस आप हटा देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमको पता ही है कि हानि ही हो रहा है। और रेफरेंस के लिए आप लोग जानते हैं कि ऋण चिन्ह आया था तो हमको पता चला था कि हानि हो रहा है, r/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये अंतिम टॉपिक था, अब इसके बाद कोई भी टॉपिक नहीं बचा है, कि एक भी डेरिवेशन आपको आए ना आए ये महत्वपूर्ण है ही नहीं, है ना। डेरिवेशन कोई ज़रूरत नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेगा हमसे, ना ही थियरी पूछेगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ होता है कि क्या हानि होता है। लेकिन आपको पूरा क्लैरिटी हो जाए कि क्यों होता है, कैसे होता है। कभी आप कोई फार्मूला मिस कर गए तो आप निकाल लें, चूँकि रेलवे में समय बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आपको ये सारे तरीके बताए गए हैं। और ऐसे फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए, है ना। और जब फार्मूला याद नहीं होता तो मैंने आपको हर बार तरीका बताया हुआ है, ठीक है। और ये फार्मूला कोई बहुत बड़ा तो है नहीं। कुछ सवाल देखते हैं और इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। कैसे आया था वो बता दिया, वो जानने की ज़रूरत भी नहीं है। जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ने में, जिनको लगता है कि उनका गणित उतना ठीक नहीं है, तो ये वो इसी तरीके से समझेंगे तभी आएगा। ऐसा नहीं है कि वो खाली फार्मूला रट लें तो आप पूरा चैप्टर कंप्लीट होते होते, अगर मैं हर चैप्टर में 5 से 7 फार्मूला बताऊं तो आपको भी पता है कि 20 चैप्टर में जो आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी क्रैक करने के लिए पढ़ना होगा वो हो जाएगा 100 से 140, है ना। इतना फार्मूला आप रट के जाएंगे, फिर रीजनिंग भी पढ़ेंगे, उसमें भी
अब आपको घना काटना है तो उसमें भी फार्मूला रटना है, फिर जीके जीएस की चीज़ जो पूरी रटनी ही रटनी है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो मैथ को आपको इस तरीके से समझ के चलना है कि ये याद ही नहीं करना पड़े, ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। वो कैसे बैठेगा, पहला चीज़ कि आपको पूरा डेरिवेशन पता हो तो आपको याद होगा अच्छा ऐसे ऐसे होता था और वो आता था, ठीक है। उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, हाँ आप मेरे तरीके से चल रहे हैं कि नहीं ये ज़रूरी है, ठीक है, समझना, एनालिसिस करना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अभी छोटा सा फार्मूला, इसको याद करने में कुछ होगा भी नहीं, टाइम भी नहीं जाएगा। एक सवाल देखते हैं कि एक दुकानदार 9300 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचता है, 2 वस्तुओं को बेचता है, एक पर उसको 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि। उसको सम्मिलित रूप से लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो एक चीज़ आप देखिएगा कि ये मूल्य आपको सवालों में, जो मैंने ग्रुप डी का और एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर में देख रहा था, तो वहाँ पे मूल्य दिया हुआ है, लेकिन मूल्य का करना कुछ नहीं है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है भाई, आपको पता है कि 20/10 का होल स्क्वायर करेंगे आप, ये कट जाएगा 2 बार में, और 4% का हानि हो गया, ठीक है। ये मूल्य से आपको कोई मतलब नहीं, मैक्सिमम सवालों में मूल्य दिया हुआ है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। आप वहाँ कंफ्यूज मत होइए कि ये इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना उसका। इसको 1 लाख दे दे कोई दिक्कत नहीं है, करोड़ में दे दे कोई दिक्कत नहीं, जब उससे कुछ करना ही नहीं तो हम क्या करें ना। 750 रुपये में रुपये की दर से 2 कुर्सियाँ, जिसमें एक पर 15% लाभ हुआ और दूसरे पर 15% हानि। तो सम्मिलित रूप से कितना लाभ या हानि हुआ, तो सम्मिलित हानि बराबर हो जाएगा आपका 15/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। 15 हम 225, 10 10 में 100, तो ये आ जाएगा 2.25% की हानि, ठीक है। एक चीज़, जैसे कुछ संख्याएं मिल जाए तो आप इसको काटने से बचिएगा। जैसे आप यहाँ पे काट देते अगर, तो आप क्या करते हो भाई, 5 से काट देते, 5 3 15, 5 दूनी के 10, फिर आप क्या करते 9/4 करते, अब फिर पहाड़ा पढ़ते कि 4 दूनी के 8, फिर यहाँ पे 1 बच रहा है, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 बच रहा है, तो 4 5 20। तो इतना आपको करना होगा। आप सीधा इसका वर्क करिए और नीचे 100 आएगा, दशमलव लगा दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में किस तरीके से जाना, ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। आप काट के बैठ जाएंगे, अभी तो मान लीजिए 9/4 था तो ये भी आसान था, कुछ और इससे कठिन आ जाएगा तो और दिक्कत होगा, है ना। समझ पा रहे हैं बात। एक और सवाल लेते हैं। 800 कुछ भी लिख लीजिए, 863 रुपये की दर से वस्तुओं को बेचने पर एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि हो रही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, प्रतिशत हानि बराबर 25/10 का होल स्क्वायर। तो 25 का 625/100 हो जाएगा, तो 6.25% की हानि, ठीक है। उम्मीद है आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब सबका डेरिवेशन भी बताया गया है मैक्सिमम चीज़ों का, और उसका सार ट्रिक क्या होगा ये भी बताया गया है, और ऐसे टॉपिक को उठाया गया है जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में काफ़ी पूछा गया होगा। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे होंगे तो आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया होगा कि अगर हम इतना पढ़ लें तो अब इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, और ये अगर मिला दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये 1.5 घंटे से ज़्यादा का होने वाला है, तीनों वीडियो अगर कंपाइल कर दें तो, ठीक है। और 5 अक्टूबर तक मैंने वादा किया है, तो उस वादे पे मैं अभी भी चल रहा हूँ। स्टूडियो को थोड़ा सेटअप करना है और कुछ और काम है, इस वजह से थोड़ी व्यस्तता है, लेकिन जो कमिटमेंट हुआ है उस पर पूरा हम करेंगे कि 5 अक्टूबर तक आपका समाप्त कर दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी के साथ पूरा होगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, लगातार देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।